दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजस्थान आने वाले हैं। 3 दिन के दौरे पर राजस्थान आएंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा। आज रात 8:30 बजे चंडीगढ़ से वो जयपुर के लिए रवाना होंगे। रात करीब 10 बजे के आसपास वो जयपुर पहुंचेंगे। 3 दिन के दौरे में जो जानकारी मिल रही है, प्रदेश कांग्रेस में एकजुटता पर उनका फोकस रहेगा। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वरिष्ठ नेताओं और जिला अध्यक्षों से 1-to-1 मुलाकात भी वो कर सकते हैं। जो पद खाली चल रहे हैं लंबे वक्त से, उन्हें भरने और संगठन के विस्तार पर पूरी तरह से इस दौरे को वो फोकस में रख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 3 दिन के दौरे पर राजस्थान आ रहे हैं। आज रात 8:30 बजे वो चंडीगढ़ से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रात करीब 10 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे। 3 दिन के दौरे में मुख्य तौर पर जो उनका एजेंडा है वो एकजुटता पर फोकस्ड रहेगा। पीसीसी पदाधिकारियों की वो बैठक लेंगे, वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेंगे, जिला अध्यक्षों से भी मुलाकात कर सकते हैं, कई चेहरों से 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लखवीर से। तो लखवीर, मुख्य तौर पर कहें तो एजेंडा संगठनात्मक है। सुन पा रहे हैं लखवीर मुझे? जी बिल्कुल, आवाज मिल रही है। सुखजिंदर सिंह रंधावा का राजस्थान दौरा पूरी तरह से अगर एजेंडे के तौर पे देखा जाए तो संगठन पर फोकस करना है। जी बिल्कुल स्वप्निल, जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस का संगठन जो पिछले कई सालों से रिक्त पड़ा है, जिला अध्यक्ष बांट जो रहे हैं, जिला अध्यक्ष के पद बांट जो रहे हैं, ब्लॉक इकाइयां खाली पड़ी है। ऐसे में 2023 में विधानसभा के चुनाव है, तो नए प्रभारी जो सुखजिंदर सिंह रंधावा आए हैं, वे अनुभवी नेता हैं, पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका पहला फोकस है कि कांग्रेस पार्टी को एक सूत्र में पिरोया जाए। ऐसे में तमाम कांग्रेस के जो रिक्त पड़े पद हैं उनको भरने पर उनका फोकस रहेगा। इसके साथ ही इन 3 दिवसीय दौरों के दौरान वो जितने भी अनुभवी नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व में सीएलपी लीडर्स रहे हैं, उनसे भी 1-to-1 मुलाकात करेंगे। तकरीबन 12 से 13 जिला अध्यक्षों से वो मुलाकात करेंगे और कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार की हकीकत है। इसके अलावा जो बजट पेश होना है और जिस प्रकार से अब तक के जो 3 बजट पेश हुए हैं, उनको लेकर भी वो जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं गहलोत सरकार ने लॉन्च की है, जो गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान वासियों के लिए चल रही हैं, उसको धरातल पर कैसे पहुंचाया जाए, उनका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, ये कांग्रेस पार्टी का बहुमुखी उद्देश्य इन 3 दिवसीय में होने वाला है, जिसको लेकर कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा तमाम पदाधिकारियों को 2 टूक निर्देश देकर जाएंगे। और इसी का कारण है कि कल यानी कि कांग्रेस के स्थापना दिवस। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर है, बिजली संकट से जल्द राहत मिल सकती है। 1100 मेगावाट का बिजली उत्पादन बढ़ेगा। विद्युत उत्पादन निगम की 3 यूनिट से उत्पादन शुरू होने वाला है। सूरतगढ़ थर्मल की 660 मेगावाट और 250 मेगावाट की बिजली यूनिट 31 दिसंबर तक शुरू हो जाएगी और कोटा थर्मल की 195 मेगावाट प्लांट 10 जनवरी तक शुरू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली से। तो लवली, कुछ दिन और परेशानी, उसके बाद हालांकि ऊंट के मुंह में जीरा ही रहेगी, लेकिन आंशिक राहत तो मिल ही जाएगी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अपने लूट के मुंह में जीरा रहेगा, लेकिन राजस्थान में काफी हद तक जो बिजली की अघोषित कटौती हो रही है उस पर रोक लग पाएगी और जो घोषित कटौती है उसका टाइम टेबल जो है मेंटेन रह सकेगा। और फिलहाल राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को जो डिमांड दी गई थी, उस डिमांड के मुताबिक उत्पादन निगम ने पूरा कामकाज जो है अपनी तरफ से कर लिया है। 23 में से केवल 4 यूनिट्स बंद है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो सीएमडी हैं आर.के. शर्मा, उन्होंने साफ किया है कि राजस्थान में उत्पादन निगम के पास जो टारगेट्स और जो थर्मल और जो तमाम प्लांट्स हैं, तमाम तरह की सुविधा के बावजूद वहां पर उत्पादन पूरी तरह से सुचारू है। राजस्थान के पास अगले 3 दिनों का कोयला भी मौजूद है, आने वाले दिनों के कोयले के लिए भी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो ऐसे में किसी भी प्रकार से कोयले की कमी की वजह से या किसी और कारण से किसी भी इकाई को बंद नहीं होने देने की कोशिश की जाएगी। बड़ी बात यह है कि देर रात को सूरतगढ़ की 250 मेगावाट और 660 मेगावाट की 2 इकाइयां शुरू होने से करीब 800 से मेगावाट का उत्पादन शुरू हो चुका है, जो कि अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और उम्मीद यही की जा रही है कि कल तक जो है उत्पादन में काफी सुधार होगा और इस महीने के अंतिम तक यानी एक पखवाड़े के अंदर आने वाले समय में ये बंद पड़ी हुई 4 यूनिट्स को भी शुरू करने की तैयारी, जो कवायद है, वो दिन रात की जा रही है।
और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि जनता भी जिस तरह का सहयोग कर रही है, राजस्थान की जनता, वो अभूतपूर्व है और पूरी कोशिश है उत्पादन निगम की कि किसी भी सूरत में बंद पड़ी हुई इकाइयों को तकनीकी कारणों के चलते जो है वो बंद पड़ी हुई इकाइयों को जल्दी चालू किया जाए, जिसके लिए इंजीनियरिंग जो टीम है वो लगातार रात जुटी हुई है। जी शुक्रिया। और उदयपुर से बड़ी खबर है, मारुति वैन ने कहर ढा दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को मारुति वैन ने कुचल दिया। वैन हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर है, 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रफ्तार का कहर बरपा है, दर्दनाक हादसा रहा है। मॉर्निंग वॉक पर कुछ बच्चे निकले थे, मारुति वैन ने उन्हें टक्कर मार दी। एक बच्चे की मौत की खबर मिल रही है, वहीं 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये बड़ी खबर उदयपुर से है। सुबह का समय था, कुछ बच्चे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और इतने में ही मौत बनकर एक वैन वहां पहुंची, जिसने बच्चों को चपेट में ले लिया। एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं अन्य बच्चे घायल हुए हैं, हालत उनकी गंभीर है। 5 बच्चे हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। सुबह के वक्त ये हादसा हुआ, वैन बेकाबू होकर इन बच्चों को कुचलते हुए आगे निकल गई। बच्चे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, वैन ने टक्कर मारी, कुचल दिया। एक बच्चे की मौत हो गई, 5 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, घड़साना की रोजड़ी में व्यापारी पर फायरिंग मामले में ये अपडेट। फायरिंग के विरोध में रोजड़ी में आज बाजार बंद है। व्यापारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना भी दिया। फायरिंग में जो व्यापारी घायल हुए थे, उनका बीकानेर अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच ने बहुत ज्यादा प्रगति हासिल नहीं की है। ऐसे में व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने आज बाजार बंद का आह्वान किया था और बाजार बंद को सभी व्यापारियों ने पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है। ऐसे में बाजार बंद को सफल कहा जा सकता है। इधर व्यापारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना भी दिया। गोल्डन सिटी आने वाले पर्यटकों को अब एडवेंचर का एक नया और अनूठा अनुभव यहां मिलेगा सम में। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की जा रही है। हेलीकॉप्टर जॉय राइड का शुभारंभ आरटीडीसी सम से विधिवत रूप से किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस नवाचार से पर्यटकों को जैसलमेर के नैसर्गिक सौंदर्य को आसमान से निहारने का मौका मिलेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर की जॉय राइड सम में उड़ान भरेगी, जिसके बाद 8 मिनट आसमान की सैर के बाद इसे वापस उतारा जाएगा। इसके लिए पर्यटकों को करीब 7,000 रुपए खर्च करने होंगे। एक बारी में 6 लोग इसका आनंद उठा सकेंगे। और मैं आशा करता हूं कि हेलीकॉप्टर से जो ये फर्स्ट टाइम जो जॉय राइड जो सम के धोरों में हो रही है, आप सब उसका आनंद ले पाएंगे। जो भी बाहर से टूरिस्ट आ रहा है वो उसको एंजॉय कर पाएगा। स्पेशली मैं आरटीडीसी और राजस्थान गवर्नमेंट को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने एक नए इनिशिएटिव को पहली बार जैसलमेर के अंदर शुरू किया है। बहुत ही खुशी की बात है कि जैसलमेर में पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए एक और नई सौगात राजस्थान सरकार द्वारा दी गई है। और हम पर्यटन व्यवसायी होने के नाते हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं राजस्थान सरकार का, जिला प्रशासन का, माननीय विधायक महोदय का, जिन्होंने सराहनीय पहल करके और जैसलमेर में इस तरीके की शुरुआत करी है। धोरों की धरती जैसलमेर को अब पर्यटक आसमान से निहार पाएंगे। जी हाँ, जैसलमेर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू होने वाली है और इस नए एडवेंचर का अनुभव आज से पर्यटकों को मिलना है। सीएम गहलोत, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह इसका वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने वाले हैं। आरटीडीसी द्वारा ये सौगात पर्यटकों के लिए है और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद, पर्यटन राज्य मंत्री मुरलीलाल मीणा इसकी ट्रायल जॉय राइड में जैसलमेर के सम के मखमली धोरों पर इसका शुभारंभ करेंगे। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर।
अंतिम महीना चल रहा है, अवकाश के कारण टूरिस्ट की भी बहार है। जोधपुर में इस बार विदेशी के मुकाबले देसी सैलानी ज्यादा हैं। सर्दी, कोरोना, महंगाई से इतर पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन व्यापारियों में पहले जैसा उत्साह अभी नहीं दिख रहा। इसकी वजह भी है क्योंकि विदेशी सैलानियों की आवक कम है। नए साल को लेकर जोश भी तो कोरोना की आहट का एक तरह का भय भी। क्या मानते हैं यहाँ के बाशिंदे, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने। 2022 का आखिरी सप्ताह यानी कि पर्यटन के लिहाज से भरपूर, लेकिन क्या इस बार कोरोना की मार और बढ़ती सर्दी के कारण पर्यटन व्यवसाय पर कुछ प्रभाव पड़ा है? यह जानने के लिए हम हैं जोधपुर में। जोधपुर सूर्य नगरी पर्यटन के लिहाज से राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर। लोग आते हैं और जोधपुर के बाद में जैसलमेर जाते हैं, लेकिन क्या है टूरिज्म और किस तरीके से देखते हैं इस व्यवसाय से जुड़े लोग, जानने की कोशिश करते हैं। टूरिज्म को लेकर के क्या मानते हैं आप, इस बार कैसा रहने वाला है नया साल, और किस तरीके से आप मानते हैं टूरिज्म रहने वाला है? ज़्यादातर तो डोमेस्टिक टूरिज्म दिख रहा है, तो थोड़ा सा हवा लग रहा है, इतना कुछ नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा बिजनेस दिख रहा है, लेकिन इंडिविजुअली थोड़ा कम है, इतना नहीं है। फिर अभी जैसे कोरोना की न्यूज़ मिली हमको, तो छोटी सी न्यूज़ ने सेंसेक्स को हिला दिया, तो ये तो टूरिज्म इंडस्ट्री है, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ा है। काफ़ी कैंसिलेशन मिले हैं हमको, जो गाइडलाइन आई थी नहीं, जैसे आप। इस बार हमारे हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जो डोमेस्टिक है वो भी ज्यादा आ रहे हैं, और बाहर वाले लोग इतना आ रही है, लाइक इंटरनेशनल जो जितने भी सारे हैं फॉरेनर्स है, वो इतना उनका बहुत वेरी लेस है। क्योंकि ये भी हो सकता है वो कतर में सारे फुटबॉल में वहाँ गए हुए हैं, तो इसमें भी सुविधा तो देखते हुए तो लोगों को नहीं लगता ये नहीं है, बट जैसे दीपक सर ने बताया हमें कि डोमेस्टिक पीपल बहुत ज़्यादा या कम आ रहे हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए इग्नोर नहीं कर सकते कोरोना को, क्योंकि कोरोना पिछले साल भी जैसे कोरोना आया था, और इस साल देखते हुए चीन में ज़्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, चीन में भी और भारत में भी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सुविधा बरतें और बस ध्यान रखें। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जयपुर से बड़ी खबर है, कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे के मद्देनजर तैयारी हो रही है। आज सभी बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल चल रही है। कोरोना की तमाम तैयारियों को लेकर यह मॉक ड्रिल हो रही है। दवाओं की उपलब्धता, जांच, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, आईसीयू, बेड समेत सभी व्यवस्थाओं को मॉक ड्रिल के जरिए जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि आखिर कितनी ओवरऑइल्ड है मशीनरी। फिलहाल आरयूएचएस, एसएमएस समेत सभी बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कोरोना के नए स्ट्रेन ने देश में दस्तक दी है और उसके बाद से ही चिंताएं बढ़ी हैं। ऐसे में सरकारों ने अपने स्तर पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षाएं शुरू कर दी है। कहीं कोई कमी बेशी तो नहीं है, ये जानने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि अगर किसी तरह की कमी बेशी आ गई है तो उसे वक्त रहते सुधार लिया जाए। तो ये बड़ी खबर है। तमाम बड़े अस्पताल आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। देखिए, जब कोरोना का कहर था तो एक ऐसा वक्फा आया था जब दवाओं की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी और लोग दवाओं के लिए भटक रहे थे। ऐसा ही कुछ ऑक्सीजन को लेकर भी था, बेड्स की कमी हो गई थी, और चूंकि पहली बार इस तरह की महामारी का सामना देश ने किया था, ऐसे में जैसे जैसे कोरोना पैर पसार रहा था, वैसे वैसे तैयारियों को प्लान कर अमली जामा पहनाना एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन अब चूंकि तैयारियां हो चुकी हैं और कोरोना से पूर्व में निपटा जा चुका है, ऐसे में सभी जानते हैं कि कहां कहां कमी बेशी रह सकती है, तो उन्हें दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन क्या तीसरी लहर के बाद जो ये पीरियड आया जिसमें लोग भी लापरवाह हुए और सिस्टम भी थोड़ा सा शिथिल पड़ गया, ये वापस पूर्व सुचारू व्यवस्था में आ सकता है? क्या ये सिस्टम जो कि डेवलप किया गया था इस पीरियड में, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें जंग लग गई हो, इसकी ओवरऑयलिंग की जरूरत तो नहीं है? इसे जांचने के लिए, इसे भांपने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। जयपुर में बिजली संकट से जल्द राहत मिलने वाली है। जल्द ही 1100 मेगावाट का बिजली उत्पादन बढ़ेगा। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की 3 यूनिट से उत्पादन शुरू हो जाएगा। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी आरके शर्मा का दावा है कि रबी सीजन के लिए जितना कमिटमेंट था उससे काफी अधिक बिजली उत्पादन निगम देने का प्रयास कर रहा है।
राजस्थान के अंदर बिजली संकट की चर्चाएं जोरों पर है, लेकिन राजस्थान का जो विद्युत उत्पादन निगम है वो किस तरह से कामकाज कर रहा है और वर्तमान में राजस्थान में बिजली उत्पादन की स्थिति क्या है, इन तमाम बातचीत के सवालों के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं राजस्थान उत्पादन निगम के सीएमडी आर के शर्मा जी। शर्मा सर, बार बार ये बात का जिक्र हो रहा है कि राजस्थान में थर्मल की इकाइयां ठप है, कोयले की किल्लत है, इस वजह से बिजली का संकट हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान की जनता से? मैं राजस्थान की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्पादन निगम अपना बेस्ट पॉसिबल जो है, अपना टेक्निकली अवेलेबिलिटी जो यूनिटों को उपलब्ध कराना, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अभी हमारी मात्र 4 यूनिटें बंद हैं। हम करीब 6225 मेगावाट जनरेशन की यूनिटों को अभी चालू कर रखा है। 23 में से केवल 4 यूनिट बंद हैं और ये आप मान के चलिए कि जब 23 यूनिटों में से 2 या 3 यूनिट कभी भी बंद हो सकती हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स हो सकते हैं, पर फिर भी जनरेशन को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए उसके पूरे प्रयास हो रहे हैं। और अभी जो है करीब 660 मेगावाट की एक सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की यूनिट और एक 250 मेगावाट की सूरतगढ़ O&M की जो यूनिट है उसको चालू करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और 31 दिसंबर से पहले वो 2 यूनिटें भी हम जनता के लिए उपलब्ध करा दें। सर, जो डिफरेंस आ रहा है लगातार, वो डिफरेंस बताया जाता है कि जो उत्पादन निगम की यूनिट बंद होने की वजह से वो डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, ओपन एक्सचेंज और तमाम और मसले भी चल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो डिफरेंस है उसे कब तक आप कंप्लीट डिफरेंस को कब तक पूरा करने की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता कि कोटा उत्पादन निगम इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। मैं इसको बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा। अगर आप आंकड़े देखें, पिछले 3 सालों का भी कंपेयर करें तो हमने लगातार अपना PLF बढ़ाया, अपना उत्पादन बढ़ाया है। और आप ऊर्जा विकास से चलिए बढ़ते हैं आगे। तकनीक का विकास हमेशा से उन्नति का संकेत होता है, लेकिन जालसाज द्वारा तकनीक का गलत इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बचने के लिए कुछ लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते वक्त हर छोटी बड़ी चीज पर पैनी नजर रखे हैं। हमारी अगली कहानी धर्मशाला की है, जो हैदराबाद की कहानी जैसी ही है। यहां भी जालसाजों ने पैसे निकालने के लिए खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताया, लेकिन नुपुर कोहली बहुत सतर्क थी, जो उनके जाल से बच निकली। आइए देखते हैं कि उन्होंने किन सावधानियों का इस्तेमाल किया। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में। नुपुर कोहली धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में होम स्टे चलाती हैं। एक दिन उनको कॉल आया कि उनके होम स्टे का इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी बकाया है, जो कि वो पहले ही भर चुकी थी। मैं बाय डिफॉल्ट अपने बिल्स टाइम पे करती हूँ। सो मैं कहा कैसे पे नहीं हुआ? इसे नहीं, आपका बिल अपडेट नहीं हुआ है हमारे सिस्टम में। अब मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके अपनी डिटेल सारा उसमें आप अपडेट कर दीजिए। स्कैमर ने उन्हें अनाधिकृत लिंक भेजा और उनसे अपना बिल दोबारा भरने के लिए कहा। और जब तक वो अपनी डिटेल्स भर रही थी, कॉलर धैर्य के साथ फोन पर बना रहा। सो मेरे पास एक लिंक आता है, मैंने उस पर क्लिक किया और उस पर मैंने सारी अपनी डिटेल्स जो पूछ रहे थे मैंने भरी। उस पर नेम थे, लास्ट नेम था, ये सारी चीजें। उसके बाद उन्होंने बोला कि अपना आप बैंकिंग डिटेल्स दीजिए, अपना यूजर नेम, अपना पासवर्ड। पर सडनली मुझे लगा कि मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐसे अनसिक्योर्ड लिंक में और किसी भी पर्सन ने मुझे फोन किया क्यों दे रही हूँ। उन्होंने स्कैमर उनके सारे पैसे धोखाधड़ी से ले जाए उससे पहले अपने बैंक को इस बारे में जानकारी देने की प्रतिक्रिया जल्दी दिखाई। को कुछ भी शेयर मत करिए, अपना नेम, पासवर्ड, यूजर नेम, डेबिट कार्ड नंबर, CVC नंबर, ये सब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इट शुड नॉट गो टू एनीबॉडी। गूगल के साथ सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 नेटवर्क की साझेदारी में।